ग्रेब योर गोल, अपने लक्ष्य को छीन लो, यानी अपने लक्ष्य को पकड़ कर रखे। हमारा लक्ष्य क्या है वो हमसे दूर नहीं होना चाहिए, तभी हम निशाना साध सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम 9 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आप सभी इसे पूरा देखिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। फरवरी 2022 में, यानी अभी जो हमारा फरवरी महीना चल रहा है, फरवरी 2022 में किस देश ने AFC यानी AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला एशिया कप यानी AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आयोजन हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे शहर में हुआ था। कहाँ? महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में। इसको किसने जीत लिया है? चीन ने जीत लिया है। किसको हराकर? दक्षिण कोरिया को हराकर। यानी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का खिताब चीन ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका आयोजन भारत में हुआ था और AFC का स्थापना 1954 में हुआ था। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर में है। याद रखिएगा, कुआलालंपुर में है इसका मुख्यालय। ठीक है। अगला दोस्तों, यह किताब चीन ने 9वीं बार जीता है। कितनी बार जीता है? 9वीं बार किताब चीन ने इसके अपने नाम किया है। यह 4 साल में इसका एक बार आयोजन होता है। क्या होता है? 4 साल में AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का आयोजन होता है। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि फीफा जो हमारा है दोस्तों, फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड फुटबॉलर यानी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की। इसको हमने कल भी देखा था कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो कि पोलैंड के खिलाड़ी हैं, इनको फीफा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिताब दिया गया। उसके अलावा दोस्तों, दक्षिण एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप यानी दक्षिण एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो हमने देखा था कि भारत ने जीता था। ठीक है, किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर। उसके बाद फुटबॉल से कुछ अन्य बातें। बैलन डी अवार्ड फुटबॉल में ही दिया जाता है, बैलन डी अवार्ड। ठीक है, तो इस बार लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर है, इनको दिया गया। ठीक है। डुरांड कप, कल भी हमने फुटबॉल से संबंधित, देखिए जितने जो भी क्वेश्चन है, आप सभी सिर्फ इसका रिवीजन करिए और जो इम्पोर्टेंट है उसी को नोट्स करिए। पहला है हमारा दोस्तों डुरांड कप। तो डुरांड कप का आयोजन भारत के कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कोलकाता में हुआ था। यह 131वां संस्करण था। याद रखिएगा, 131वां संस्करण। FC गोवा ने यानी फुटबॉल क्लब गोवा ने जीता था। किसको हराकर? मोहम्मद स्पोर्टिंग को हराकर। ठीक है। उसके बाद हमने ये भी बताया था यूरो कप। तो यूरो कप को यूरोप में किसने जीता था? इटली ने। किसको हराकर? ब्रिटेन को। और उसके बाद कोपा अमेरिका दोस्तों, कोपा अमेरिका को किसने जीता था? तो अर्जेंटीना ने। किस देश को हराकर? ब्राजील को। ये सभी 2021 के महत्वपूर्ण करेंट है। ठीक है। उसके बाद दूसरा का क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, हमारे देखिए जो देश में अमीर लोग होते हैं ना, उसकी रिपोर्ट ब्लूमबर्ग जारी करता है। यानी हाल ही में ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। ठीक है, अडानी समूह के यह चेयरमैन है। यह सबसे ज़्यादा एशिया का कमाई करने वाले व्यक्ति बन गए। ठीक है, गौतम अडानी। इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये एलन मस्क है। एलन मस्क दोस्तों कौन है? एलन मस्क स्पेस एक्स यानी जो स्पेस एक्स हमारा अंतरिक्ष के लिए संबंधित है। उसके बाद टेस्ला कंपनी के मालिक है, यानी टेस्ला कंपनी के संस्थापक और स्पेस एक्स के मालिक है। ठीक है। 2021 में दोस्तों इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया था। यानी 2021 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को दिया गया। वहीं 2020 पूछे तो किसको दिया गया था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर? महिला में दिया गया था कमला हैरिस को और पुरुष में दिया गया था जो बाइडेन को। दूसरा व्यक्ति कौन है जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है? तो जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन के संस्थापक है। यह
अमेजन के संस्थापक है। 10वां सबसे बड़ा व्यक्ति दुनिया में गौतम अडानी है। ठीक है, याद रखिए गौतम अडानी। पहले इसमें थे कौन? पहले इसमें थे हमारे मुकेश अंबानी जी। एक गौतम अडानी ग्रुप क्या करता है? नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करता है। देखिए देश चाहे वर्ल्ड भी क्या चाह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो यह हमारा अडानी ग्रुप नवीकरणीय क्षेत्र में काम करते हैं। इनका ना नवीकरणीय क्षेत्र के कारण, क्योंकि देश में यही दौर चल रहा है, देश में चाहे किसी भी क्षेत्र में जो दौर चल रहे हैं उसी क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है, यानी सबसे आप ऊंचे पद पे रहते हैं। तो उसी प्रकार क्या हुआ दोस्तों कि इन्होंने नवीकरणीय क्षेत्र में इनका लगभग 600 बिलियन डॉलर का एक उछाल हुआ और ये सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति एशिया के बन गए। ठीक है, दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? तो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड एप्पल था, हमने पढ़ा था। और वही पूछे दोस्तों बीमा क्षेत्र में भारत का 10वां नंबर में बीमा क्षेत्र में, और चीन का था हमारा प्रथम स्थान पर। ठीक है, पिंग पुंग करके नाम था। LIC 10वें स्थान पर है। ठीक है, किन दो कंपनी के CEO को पद्म भूषण, ये हमने पद्म पुरस्कार में भी देखा था, इसको एक बार रिवाइज कर लिया जाए कि दो कंपनी CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पद्म भूषण दिया गया था। ये है हमारा सुंदर पिचाई जो कि गूगल कंपनी, गूगल हमारा कंपनी है उसके CEO है। और उसके अलावा सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO, 2 CEO को हमारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा, भारत हमारा चाह रहा है कि 2047 तक ले क्या करे, ऊर्जा मुक्त हो जाए। ठीक है, ऊर्जा मुक्त का लक्ष्य 2047 तक और 2070 तक कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। पावरथॉन 2022 का संबंध किस मंत्रालय से, यानी पावरथॉन 2022 का संबंध किस मंत्रालय से? तब विद्युत मंत्रालय। किस मंत्रालय से दोस्त? विद्युत मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद विद्युत मंत्रालय के यानी विद्युत मंत्री कौन है? RK सिंह। याद रखिएगा RK सिंह इसके मंत्री है। उसके बाद इसका पावरथॉन का मतलब क्या होता है? पावर, हम लोग नहीं कहते पावर सेक्टर, यानी पावर, बिजली पावर जो होता है हमारा, तो उसमें हाँ विद्युत मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है बिजली वितरण समस्याओं को सुधारना, यानी बिजली जो आपूर्ति की जाती है इसको सुधारना। ठीक है, उसके बाद हमने एक वहाँ भी बता दिया कि स्वतंत्र ऊर्जा का लक्ष्य कब रखा गया है? 2047 तक, और कार्बन मुक्त का लक्ष्य 2070 तक। ठीक है, नवीनतम मंत्रालय कौन सा बना था दोस्तों? सहकारिता मंत्रालय बना था। इसके मुख्य मंत्री कौन बने थे? तो अमित शाह जी बने थे। उसके अलावा सहकारी समिति, देखिए सहकारिता मंत्री है और सहकारी समिति हमारा किस संविधान संशोधन द्वारा इसका गठन किया गया था? तो 97वां संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समिति का गठन किया गया था। याद रखिएगा, देखिए 97, बोलिएगा 97, 100 आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है तो 97। देखिए 2 फंसाता है, एक तो 99 आता है कि 99 क्या है? तो हमारा न्यायिक पुनर्वलोकन, आपने न्यायिक सक्रियता पढ़िएगा, 99 लिखिएगा, 99। तो 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है, तो इसी करके कनेक्ट करके याद रखिएगा, क्योंकि एक तो 97 पूछता है और एक 99, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सहकारी समिति का गठन 97वां संविधान संशोधन जो कि 9ख में यानी भाग 9ख में जोड़ा गया था। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों मंत्रिपरिषद का अधिकतम सदस्य निर्धारित किया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा? 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन द्वारा 15% से अधिक मंत्री नहीं रह सकते हैं। ठीक है, और वही दिल्ली पूछे दोस्तों तो वहां पे 10% किस संविधान संशोधन द्वारा? 69वां संविधान संशोधन। देखिए 69वां संविधान संशोधन द्वारा ही दिल्ली को NCR यानी हमारा उसको राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। किसको? हमारे दिल्ली को। और उसके अलावा दोस्त याद रखिएगा दिल्ली से ही संबंधित है 17वां संविधान संशोधन यानी 70। इसमें क्या हुआ कि दिल्ली एवं पुडुचेरी को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए क्या कर दिया गया था? अनुमति दे दिया गया था। अगला, पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को लागू करने वाला पहला राज्य, हमने परसों ही पढ़ा था कि पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को
को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जिसमें जबलपुर शहर। उसके बाद आगे 7 फरवरी 2022 को किस राज्य, यानी 7 फरवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर के लिए एक प्रतिमा बनाया जाएगा और एक संगीत कला अकादमी की भी स्थापना किया जाएगा। ठीक है, और इनके पिता कौन थे दोस्तों? दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है, और इनका जन्म इंदौर में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु अभी हाल ही में 6 फरवरी 2022 को हुआ। भारत रत्न इनको 2001 में दिया गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट लता मंगेशकर। अब वही पूछे कि प्रथम संगीतकार जिनको भारत रत्न दिया गया था, तो सुब्बू लक्ष्मी। ठीक है, सुब्बू लक्ष्मी, याद रखिएगा। और उसके बाद पद्म भूषण दोस्तों 69 में। देखिए याद रखिएगा, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। पद्म भूषण 1969 में। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 89 में। ठीक है, और उसके बाद पद्म भूषण 1999 में। सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न 2001 में, क्योंकि यह इकलौता ही भारत की आन बान शान गायिका है। ठीक है, गायिका थी, तो इसलिए एक से याद रखिएगा, इकलौता 2001 में जिनको भारत रत्न दिया गया। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से भी इनको सम्मानित किया गया। लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार जो है फ्रांस का, उससे भी इनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश का एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया था। जिस प्रकार यूपी में एक जिला एक उत्पाद हुआ था, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में एक जिला एक शिल्प अभियान था। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ये तो लता मंगेशकर जी मध्य प्रदेश से है, तो इंदौर में इनके लिए बनेगा क्या? संगीत नाटक अकादमी, संगीत कला अकादमी। और उसके अलावा क्या बनेगा हमारा? इनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों तानसेन महोत्सव, तानसेन के लिए कहाँ स्टार्ट किया जाता है? ग्वालियर में। जो हमारे तानसेन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, उनके लिए हमारा ग्वालियर मध्य प्रदेश से उनका संबंध है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में दोस्तों खजुराहो का मंदिर है, जो कि छतरपुर, जिसको चंदेल शासकों ने बनवाया था। यह पंचायतन शैली में, हमने उस दिन भी पढ़ा था पिछले वीडियो में, पंचायतन शैली में खजुराहो का मंदिर। ठीक है, उसके अलावा एगो दशावतार मंदिर भी है दोस्त, याद रखिएगा। अब ये खजुराहो का मंदिर में ही सबसे प्रमुख मंदिर है कंदरिया महादेव के मंदिर। यानी पंचायतन शैली में हमने क्या बताया था कि एक बड़ा मंदिर होता है और ये मुख्यतः 4 मंदिरों से क्या होता है? घिरा रहता है। तो इसमें एक फेमस मंदिर है जिसको हम लोग कंदरिया महादेव का मंदिर कहते हैं। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। ठीक है, कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। उसके अलावा केंद्रीय बजट 2022-23 में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध किससे है? देखिए अभी देश में चल रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड। बहुत जैसे कि सब राज्य अपने तरफ से चला रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन जिला वन शिल्प, एक जिला एक घर एक नौकरी, जैसे सिक्किम ने चलाया था। ठीक है, वन गांव वन IAS हमने पढ़ा था दोस्तों, कहाँ पे? केरल में। ठीक है, वन स्कूल वन IAS, तो केरल में। उसी प्रकार दोस्तों केंद्र सरकार भी एकीकरण के तरफ बढ़ावा दे रहा है। तो इसी तरह एक स्टेशन एक उत्पाद कहाँ शुरू किया गया? तो याद रखिएगा किसके लिए संबंधित है? तो रेलवे परिवहन से संबंधित है। ठीक है, रेलवे परिवहन से एक स्टेशन एक उत्पाद। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर आगरा है, चाहे मान लीजिए कि हमारा कोई प्रमुख स्टेशन है, वहाँ की जो हमारा फेमस होगा उसको ज़्यादा बढ़ावा देना। ठीक है, बजट 2022-23 में दोस्तों हमने पढ़ा था कि 4 चीज़ों पर प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें से एक था हमारा PM गति शक्ति योजना। PM गति शक्ति योजना में हमारे 7 प्रमुख सेक्टर थे। इसमें 7 सेक्टरों को इस बार बढ़ावा देने के लिए PM गति शक्ति योजना आया था। तो इसमें एक था रेलवे। ठीक है, इसमें रेलवे, सड़क, बंदरगाह, उसके बाद जल परिवहन, जल मार्ग, इस सबको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसमें 400 नए स्टेशन वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई थी। इसी प्रकार हमारा
अभी जो हमारा बजट ये हमने पढ़ा था कि 1 स्टेशन 1 उत्पाद, इसी के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब हमारा एक कक्षा एक चैनल, हमने ये भी पढ़ा था कि एक कक्षा एक चैनल किसके लिए, पीएम ई विद्या योजना के तहत हमारा 12 पहले चैनल थे, अब कितने बनाएंगे, 200 चैनल बनाए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार किया जाएगा 2022-23 में, हमारा बजट में घोषणा किया गया था किसने, 25,000 किलोमीटर, लगभग एक दिन में 70 किलोमीटर राजमार्ग बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब हमारा है देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, हमने बताया था कि भारत का आर्थिक क्षेत्र कितना वृद्धि रखा जाएगा, 9.2%। वही पूछे राजकोषीय घाटा दोस्तों तो 6.4%। ठीक है, उसके बाद रैम परियोजना किससे है, एमएसएमई से है, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से संबंधित है रैम परियोजना। इसके मुख्य मतलब मंत्री क्या है दोस्तों, नारायण राणे, याद रखिएगा, नारायण राणे। उसके बाद पीएम डिवाइन योजना, तो पीएम डिवाइन योजना उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए यह योजना शुरू किया गया था बजट में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित जॉब पोर्टल क्या है, एआई यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका हिंदी होगा जो हमारा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमारा क्या होता है, आधारित जॉब पोर्टल, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वराज्यबिलिटी विकसित करेगा, कौन करेगा, आईआईटी हैदराबाद करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होता है, कहने का मतलब कि जब मशीन ना मनुष्य के दिमाग की तरह कार्य करने लगे तो वह एक तरह का कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, समझे। तो वही हमारा इसके लिए स्वराज्यबिलिटी की किसने शुरुआत की है, तो आईआईटी हैदराबाद में। और यह क्या है हमारा, यह जॉब पोर्टल है, यानी जो हमारा दिव्यांग है ना उनको जॉब तलाशने के लिए यह पोर्टल को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इसको फंड कौन देगा, यानी पैसा कौन देगा, तो कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, कौन देगा, कोटक महिंद्रा बैंक। अब हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश की प्रमुख बातें। स्टैचू ऑफ यूटिलिटी कहाँ स्थित बन रहा है दोस्तों, हैदराबाद में। संत रामानुजाचार्य की इस मूर्ति है जो विश्व की दूसरी बड़ी मूर्ति है, बैठी हुई मूर्ति है। इसके बाद इसकी ऊंचाई दोस्तों 216 फीट है, कितना है, 216 फीट। अभी हाल ही में इसका अनावरण 5 फरवरी 2022 ईस्वी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। और इसकी शुरुआत कब हुआ था, 2014 में, याद रखिएगा। इसमें एक और बात, इनके जन्मदिन की 1000वीं जयंती पर समानता दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद की कुछ बात है, जैसे कि हैदराबाद में हमारा चला था ऑपरेशन पोलो, याद रखिएगा। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उस समय 3 रियासत से जो शामिल नहीं हुआ था, जिसमें एक था हैदराबाद। तो हैदराबाद को हमारा पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाकर इसको भारत में शामिल किया गया, जिसमें निजाम का शासन का अंत हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है हमारे प्रधानमंत्री किसान संपदा, क्या है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 4600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कब तक बढ़ा दिया गया, यानी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, इसको कब तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो देखिए संपदा योजना में क्या था, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग के बढ़ावा देना, यानी फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना, इसमें किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य था। जिसमें क्या था कि जैसे कि जो हमारा टमाटर की चटनी बनता है, चाहे किसी प्रकार का अचार बनता है, चिप्स बनता है, इस सभी को बढ़ावा देने के लिए किसान संपदा योजना शुरुआत किया गया था। ठीक है, स्वदेशी तरीके से। और दोस्तों याद रखिएगा इसको 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, कितना के लिए, 4600 करोड़ रुपए क्या किया गया, परिव्यय किया गया है। ठीक है, और इसको 2026 तक बढ़ा दिया गया। देखिए इसकी शुरुआत है, यहाँ लिखे हैं, इसकी शुरुआत 2017 में हुआ था और 2021 में इसका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो 2022 में इसको 25-26 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा कुछ बातें, पीएम किसान योजना, पहले तो किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। ठीक है, याद रखिएगा 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। उसी तरह किसान योजना दोस्तों 24 फरवरी 2019 को कृषक सम्मान निधि योजना, इसी में था कि 2-2 हजार 3 किस्तों में 6000 किसानों के खाते में भेजना। ठीक है,
इसकी शुरुआत हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी वही सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत हमारा राजस्थान के गंगानगर के सूरतगढ़ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? राजस्थान में भूमि स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत 2015 में हुआ था, ठीक है, 19 फरवरी 2015 को। उसके अलावा ग्राम उजाला योजना था। देखिए दोस्तों, ग्राम उजाला योजना हमारे राज्य बिहार आरा से शुरू हुआ था, जिसमें सबसे सस्ती कीमत पर एलईडी बल्ब 10 रुपये में वितरित किए जाने का लक्ष्य था। ग्राम उजाला योजना। कुछ बात प्रोजेक्ट बोल्ड दोस्तों बांस को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में शुरू किया गया। ग्राम सड़क योजना, अभी ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया था, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के कार्यक्रम के निदेशक के रूप में चुना गया है? तो विक्रम साराभाई यानी विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन, स्पेस हमारा जो केंद्र है, स्पेस केंद्र है हमारा, इसका मुख्य निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा डॉक्टर एस उन्नी कृष्ण नायर को। उन्नी कृष्ण नायर कौन है? डॉक्टर एस उन्नी कृष्ण नायर, ठीक है। और इसका हमारा विक्रम साराभाई स्पेस हमारा सैटेलाइट सेंटर कहाँ स्थित है? केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में इसका मुख्यालय है। और देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात था कि 2019 में हमारा घोषणा किया गया था कि मानव अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया जाएगा, ठीक है, मानव अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसी के तहत हमारा गगनयान मिशन क्या हो रहा है? भारत में बन रहा है, ठीक है, यानी भेजने के ये हमारा शुरुआत कर रहा है। कब? 2022 तक ले हमारा छोड़ा जाएगा किसको? गगनयान मिशन को, ठीक है, इसका लक्ष्य रखा गया है। इसका पहला निदेशक ये बने थे उन्नी कृष्ण नायर जी। अब इनको किसमें बना दिया गया? हमारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में इसका महानिदेशक बना दिया गया है। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक भी किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई को। उसके अलावा दोस्तों इसरो के 10वां अध्यक्ष हाल ही में बने एस सोमनाथ। इसकी स्थापना 1969 में हुआ था, 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। चलिए आगे, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। देखिए यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसके लिए एक और केंद्र स्थापित किया गया था, ठीक है। तब मास्टर कंट्रोल यानी जो भी हमारा सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है ना, इसको कंट्रोल कौन करता है? तो हासन, जो कि इसका मुख्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। सैटेलाइट को कंट्रोल करना। दूसरा यूनिट दोस्तों हमारा भोपाल में लगा है, ठीक है। उसके अलावा तरल प्रणोदक प्रणाली केंद्र कहाँ स्थित है? तो तरल प्रणोदक प्रणाली केंद्र इसलिए विख्यात हुआ है क्योंकि जो हमारा गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष मिशन है, इसके लिए विकास इंजन का जो सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है, ये हमारा तरल प्रणोदक प्रणाली केंद्र महेंद्रगिरी तमिलनाडु से इसका सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। उसके अलावा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? श्रीहरिकोटा हमारा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन अगला कि 2022 में फरवरी 2022 में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो याद रखिएगा यह क्या है? एकल खिड़की प्रणाली। पहले समझ लीजिए। देखिए किसी प्रकार आपको राज्य में कार्य करना होगा तो आप जिस क्षेत्र में काम करिएगा उसका अलग अलग मंत्रालय होगा, तो अलग अलग हमारा मंत्रालय होगा, तो अलग अलग मंत्रालय से परमिशन या किसी प्रकार को हमको क्या किसी कार्य को लेने के लिए परमिशन करना पड़ेगा, चाहे किसी प्रकार कोई भी चीज हो, ठीक है। तो ये हमारा एकल खिड़की प्रणाली ऐसी प्रणाली है जो हमारा सारे कोई भी काम करना चाहते हैं ना, हमारे एक ही जगह से हमारे इसका समाधान मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा एकल खिड़की प्रणाली। इसमें कौन पहली बार जुड़ने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो जम्मू एंड कश्मीर। कौन बना है? जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, जैसे कि कोई आवश्यक उद्योग के लिए तुरंत एक ही स्थान पर अनुमति प्रदान करना, हम समझा दिए थे। इसका वर्तमान में उपराज्यपाल कौन दोस्तों? मनोज सिन्हा। एक इनके स्थान पर आए थे गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर, जो पहले हमारा जब केंद्र शासित प्रदेश 2019 में बना तो इसके पहले राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे, ठीक है, याद रखिएगा उपराज्यपाल। लेकिन ये बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू कैग का अध्यक्ष बने थे, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों सबसे ऊंची सड़क हमारा लद्दाख में बना था। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल यानी भारत का पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था? तो लेह लद्दाख में, क्योंकि इधर क्या है हमारा हिमालय का क्षेत्र है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा पुष्कर महोत्सव है। देखिए पुष्कर मेला नहीं कि जो अजमेर में लगता है, नहीं, ये हमारा पुष्कर महोत्सव है, याद रखिएगा। कहाँ आयोजित हुआ था? जम्मू कश्मीर में। यह नदियों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए पुष्कर महोत्सव का आयोजन किया गया था। उसके बाद दोस्तों हेरात पर्व भी जम्मू कश्मीर में है। कारखंडर योजना कारीगरों के लिए अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर ने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके अलावा प्रोजेक्ट 75 वहाँ के महिलाओं के लिए जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। इसमें 20 जिले हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण है। हाल ही में पाकिस्तान ने कितने अमेरिकी बिलियन डॉलर CPEC के दूसरे चरण को शुरुआत करने के लिए चीन के साथ समझौता किया है? तो देखिए CPEC महत्वपूर्ण क्यों है, इसको हम पहले मैप पे देखते हैं। देखिए ये हमारा है दोस्तों मैप, यहाँ है हमारा पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान का मैप है, ठीक है। और ये हमारा है दोस्त इंडिया, ये कौन है? इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। और यहाँ पे हमारा दोस्त है चाइना। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है? चीन है देश, यहाँ चीन है। और देखिए ये हमारा चीन ने क्या किया था, और पाकिस्तान ने एक समझौता करके CPEC बंदरगाह बनाया। देखिए यहाँ पे जो CPEC प्रोजेक्ट बनाया, जिसका चीन का मुख्य उद्देश्य था भारत के जो हिंद महासागरीय क्षेत्र है और अफ्रीका, इस साइड आप देखिएगा ना, इधर हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका के पास अपनी व्यापार सुगमता को स्थापित करना, ठीक है। तो इन्होंने चीन के साथ एक समझौता किया जिसको CPEC प्रोजेक्ट कहते हैं, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका हिंदी होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। और दोस्त क्या हुआ कि ये जो हमारा चीन ला रहा है, ये हमारा जो POK क्षेत्र भारत का है ना, तो ये जो गिलगित बल्तिस्तान है, हम लोग पढ़ते हैं ना गिलगित बल्तिस्तान, तो बलूचिस्तान ये जो हमारे इसी क्षेत्र से हमारा होते हुए ये आ रहा है। तो भारत ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। लेकिन पाकिस्तान ने अभी हाल ही में इसके दूसरे चरण के लिए चीन के साथ समझौता किया है। देखिए यहाँ देखिए चीन यहाँ से ग्वादर बंदरगाह ला रहा है, और ग्वादर बंदरगाह के साथ अपना क्या कर रहा है? प्रोजेक्ट स्थापित कर रहा है। और देखिए चीन का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम कुछ बातें समझ लेते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि हमारा भारत का मैप है दोस्तों, ये हमारा भारत का मैप है। तो चीन जो हमारे इधर चीन है हमारा देश, ये चाह रहा है कि भारत को घेरना, यानी देखिए यहाँ पे हमारा पाकिस्तान है, ग्वादर बंदरगाह। यहाँ पे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि जो बांग्लादेश की जो चट्टगांव है, इस पर भी इसका अधिकार क्षेत्र हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा श्रीलंका है, यहाँ पे हमारा है क्या? हॉबन टोटा बंदर है, यहाँ भी चीन का अधिकार हो गया है। यहाँ पे है दोस्तों मालदीव, यहाँ का माली। चीन चाहता है ना कि जो उसके पड़ोसी देश है, जो उसके देश है ना, उस पे क्या मतलब अपना प्रभुत्व स्थापित करना, ठीक है। तो भारत को पूरी तरह से समझिए कि भारत को पूरी तरह से घेरने की नीति स्थापित कर चुका है। यानी यहाँ तो हमने पढ़ लिया कि ये हमारा म्यांमार के क्षेत्र में ये आसानी से आ जाएगा। फिर यहाँ पे चटगांव हो गया, फिर यहाँ पे हमारा हो गया हबन टोटा, अब यहाँ पे हो गया है ग्वादर, ठीक है। और यहाँ पे माले, तो इसको क्या कर रहा है? भारत को घेर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो CPEC हमारा कॉरिडोर है, इसके लिए पाकिस्तान को चीन ने 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर अभी क्या किया है? दिया है, ठीक है। और पाकिस्तान ऐसा देश बन गया है ना जिसको कोई भी अपना लोन नहीं देना चाहता है, ठीक है। और चीन ऐसा देश है जो किसी भी देश के ऊपर इतना ना थोप देता है कर्ज कि उसको उसके अंतर्गत आना ही पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंजियांग प्रांत जो कि हमारा कासगौर, हमने भी देखा है ना कि सिंजियांग प्रांत ये हमारा कासगौर है, यहाँ चाइना के कासगढ़ यहाँ है, यहाँ से निकलते हुए हमारा चीन के गिलगिट से होते हुए, भारत के गिलगिट से होते हुए प्रवेश करता है, ठीक है। और ये हमने बता दें कि अफ्रीका तट पर और हिंद महासागर पर इसमें अपना घेरे की नीति स्थापित कर रहा है।
अब चलिए अब पाकिस्तान देख लेते हैं दोस्तों। पाकिस्तान हमारा इब्राहिम खान ही का प्रधानमंत्री, और उसके बाद दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ खान है, और कैपिटल है हमारा दोस्तों इस्लामाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन, सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया था? 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस लोगों को, खासकर जो बच्चे हैं और युवाएं हैं, इनको अधिक जिम्मेदारी के साथ इंटरनेट के उपयोग करने के लिए इसमें सुझाव दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? 8 फरवरी को। उसके बाद दोस्तों इसका थीम था टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट, यानी टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट इसका थीम रखा गया है। हम कितना बार फरवरी के करेंट दिवस के बारे में देख चुके हैं, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर हमारा बन गए हैं अक्षय कुमार। देखिए राज्य ना अपना अपना एक ब्रांड एम्बेसडर बनाता है उस राज्य को विकसित करने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हमारा संजय दत्त को बनाया गया था। वहीं सिक्किम पूछे दोस्तों तो AR रहमान जी को। उसके बाद MP का ब्रांड एम्बेसडर यानी मध्य प्रदेश के गोविंदा को बनाया गया था। अब मुंबई में दोस्तों यानी महाराष्ट्र राज्य में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया। भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्स 24x4 यानी 24x4 जो भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इसका भी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने थे ऋतिक रोशन। वहीं पूछे गुड डॉग जो बेस्ट मीट कंपनी है दोस्तों हमारा, इसका नीरज चोपड़ा बने थे। ठीक है, वहीं बाटा इंडिया का भी हाल ही में अध्यक्ष 2 दिन पहले बनी थी दिशा पटानी। दोस्तों अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।